हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपना प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया था, जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मैं डिटेल में पढ़ा चुका था मैं, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने डिस्कस किया था अबाउट मेंडेलियन प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोपिक लेवल इतना डेवलप नहीं था, तो मेंडल ने बोला कि जितने भी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच प्रेजेंट इन योर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, एंड मेंडल डिड नॉट नो अबाउट द फैक्टर्स फिजिकल आइडेंटिटी। फैक्टर्स की फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में मेंडल को कोई भी आइडिया नहीं था। एग्जैक्टली ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपको पता है, ये जीन होते हैं। और जीन क्या है? ये जीन जो होते हैं फ्रेगमेंट्स और द सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जीन्स जो होते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, और डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब वी विल डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस और द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक बायोमॉलिक्यूल है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, सो लिसन केयरफुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इनिशियली ये कंफ्यूजन था इस चैप्टर में। हम काफी सारे कंफ्यूजन जो है दूर करने वाले हैं। एट द बिगिनिंग जब जेनेटिक मटेरियल के बारे में किसी को नहीं पता था, अभी हमें पता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, बट एट द बिगिनिंग जेनेटिक मटेरियल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि जेनेटिक मटेरियल एक डीएनए है, कुछ लोगों का मानना यह था कि जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन है, और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आपको यह भी क्लैरिफिकेशन देंगे कि जेनेटिक मटेरियल एक डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल कैसे है, प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है। इज दैट क्लियर? डीएनए इज परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी को फॉलो करता है। तो डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है। मैं फिर से बता दूं कि इनिशियली हमें आइडिया नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। कुछ लोगों का यह मानना था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, कुछ लोगों का मानना था कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, कुछ लोग कंसीडर करते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन और आरएनए इन दोनों में से कोई है, डीएनए नहीं है। कुछ लोग डीएनए भी मानते थे, लेकिन इसके बारे में कंप्लीट आइडिया, ठीक है, कंप्लीट प्रूफ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूव हुए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हमें पता चला कि डीएनए ही एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है। तो इस चैप्टर में मैं आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिसन केयरफुली। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जिसको आप कहते हैं, क्यों कहते हैं, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। तो इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि डीएनए है वो क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड, there are two types of nucleic acid। आप अपने प्रीवियस क्लास में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और बेटा दूसरा होता है आरएनए। वन इज डीएनए, अनदर इज आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि यहां पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहते हैं। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए में जो शुगर होती है, पेंटोज शुगर जिसको आप बोलते हो, वो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। वहीं आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। तो डीएनए में पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में पेंटोज शुगर राइबोज शुगर होती है। दैट्स व्हाई यू कॉल डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इट मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे डीएनए और आरएनए एग्जैक्टली क्या है? तो यहां पे डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाता है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन ओनली इन केस ऑफ सम वायरसेस। डीएनए इज मेन जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो,
या यूकैरियोटिक सेल हो, हायर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग बींग्स है सभी में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डीएनए जो है वो एक मेन जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है ओनली इन केस ऑफ राइबोवायरस। आपने पढ़ा होगा अबाउट वायरस, वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। तो वायरस की क्लासिफिकेशन में एक होता है राइबोवायरस। जितने भी राइबोवायरस होते हैं उसमें आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। आरएनए के डिफरेंट अदर फंक्शंस है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन केस ऑफ राइबोवायरस। डीएनए इज मेन जेनेटिक मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो मेनली जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है ओनली इन राइबोवायरस, जो कि एक एक्सेप्शन है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अबाउट द रीजंस व्हाई आरएनए इज नॉट ए परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जो है एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाले टॉपिक में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे देखिए राइबोवायरस, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ राइबोवायरस। इसके अलावा आरएनए एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल। आरएनए एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैसेंजर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उस आरएनए को आप मैसेंजर आरएनए कहेंगे या मैसेंजर मॉलिक्यूल कहेंगे। यहाँ पे आरएनए एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल और इसका एग्जांपल है एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है प्रोटीन में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डीएनए से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन की फॉर्म में कैरी करता है, तो ये बीच में एक मैसेंजर का काम कर रहा है। इसके अलावा आरएनए जो है एक कैटेलाइटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। कैटेलाइटिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं हम आरएनए को कहीं कहीं पे। इसका एग्जांपल है राइबोसोमल आरएनए। टाइप ऑफ आरएनए भी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। राइबोसोमल आरएनए, जिसको आप राइबोजाइम भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, राइबोजाइम इज द ओनली एंजाइम राइट विच इज न्यूक्लिक एसिड। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन होते हैं, बट राइबोजाइम इज एक्सेप्शन। राइबोजाइम इज द ओनली एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड, और वो राइबोजाइम जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। इज दैट क्लियर? तो आरएनए एक्ट एज मैसेंजर, आरएनए मेनली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन केस ऑफ राइबोवायरस। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म में आरएनए प्रेजेंट तो होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। आरएनए जो है एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल यानी कि एमआरएनए, एक्ट एज कैटेलाइटिक मॉलिक्यूल यानी कि राइबोसोमल आरएनए, इवन act as adapter molecule जिसको आप कहते हैं टीआरएनए। तो आरएनए के डिफरेंट अदर फंक्शंस हैं। आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। आरएनए जो है परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए इज परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? आरएनए अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास स्टोर होती है वही परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी स्टोर होती है वो डीएनए के पास होती है। डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, कभी कभी एग्जाम में यह आ जाता है कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था या आरएनए था। एट द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन के टाइम पे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए और आरएनए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो याद रहे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है। इज दैट क्लियर? पहला जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। तो पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। हालांकि परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल नाउअडेज इन ऑर्गेनिज्म, परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। लेकिन जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, अगर आप यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे, आप अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आप इवोल्यूशन में मैं ये डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूं। वहां पे आप पढ़ेंगे कि यहां पे जो है आरएनए एक पहला मॉलिक्यूल है। आरएनए के बाद डीएनए बना है। पहले आरएनए बना एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी एविडेंस के हिसाब से आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए इज परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे ये हो गया डीएनए, ये हो गया आरएनए। तो मैंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है। इज दैट क्लियर? न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। आरएनए ओनली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ राइबोवायरस। डीएनए इज परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, उनमें डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि आरएनए अदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। आरएनए कैन बी द मैसेंजर मॉलिक्यूल लाइक एमआरएनए। आरएनए कैन बी द अडैप्टर मॉलिक्यूल दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल लाइक टीआरएनए। आरएनए कैन बी द
एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल और कैटालाइटिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल राइबोसोमल आरएनए। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट डीएनए और आरएनए के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमारा जो डिस्कशन है वो है डीएनए का। यानी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे जैसे कि डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है, हम इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मॉलिक्यूल है, वो एक डीएनए है। तो डीएनए के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिना डीएनए के डिस्कशन के हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो लिसन केयरफुली। डीएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को पता होना चाहिए। हालांकि डीएनए के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर्स भी आप पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर भी एक बार मैं इस जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम डीएनए की फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म हो गई डीएनए की। ये एक जेनेटिक मटेरियल है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, यानी कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए और न्यूक्लिक एसिड की जो पहली बार डिस्कवरी की, इसको डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिशर ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने पहली बार न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए को डिस्कवर किया। तो डीएनए की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, वो जाता है फ्रेडरिक मिशर को। लिसन केयरफुली। न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, बेटा ये नाम आपको याद रखने, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए। न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट। न्यूक्लिक एसिड पहली बार एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की इन ए पस सेल। इन ए पस सेल फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड इन ए पस सेल। एक पस सेल में न्यूक्लिक एसिड की पहली बार डिस्कवरी हुई। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। कब की? 1869 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। एंड ही डिड नॉट नो द नेम अबाउट डीएनए आरएनए। उसको इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उसने सिंपली एक नाम दिया। सबसे पहले डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट नेम वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी की और एक नाम दिया जिसे आप कहते हैं न्यूक्लिन। ही हैड गिवन द नेम न्यूक्लिन। कौन सा नाम दिया इन्होंने? न्यूक्लिन नाम दिया। फर्स्ट नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मिशर। जिन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया उन्होंने इसको पहली बार नाम दिया फर्स्ट नेम। इसका पहला नाम क्या था बेटा? न्यूक्लिन। एंड दिस न्यूक्लिन नेम वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में क्योंकि उसको ये नहीं पता था न्यूक्लिन के बारे में, या जो इसने मटेरियल डिस्कवर किया उसको उसके बारे में ये नहीं पता था कि इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आल्टमैन। आल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने, इज दैट क्लियर, ये कंफर्म किया कि ये जो डिस्कवरी की है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम के सब्सटेंस की, एग्जैक्टली ये एसिडिक इन नेचर है। एग्जैक्टली क्या है? दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में एसिडिक है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसलिए द नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय आल्टमैन। या ये बात याद रखिएगा, नेम न्यूक्लिक एसिड वाला जो नाम है, दिस नेम न्यूक्लिक एसिड was given by आल्टमैन। आल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया।
फ्रेडरिक मिशन ने पहली बार न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया एक पस सेल से एंड ही हैड गिवन द नेम न्यूक्लिन, बट द फर्स्ट टाइम आल्टमैन कंफर्म द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस न्यूक्लिन, ही कंफर्म दैट दिस इज, क्या है ये एक एसिडिक इन नेचर है। ये जो न्यूक्लिन है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, दिस इज एसिडिक इन नेचर। आल्टमैन ने कंफर्म किया एंड दैट्स व्हाई ही गिवन द नेम, इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया इन्होंने, किसको? न्यूक्लिन को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। सो द नेम न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय आल्टमैन, बट द नेम डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक दूसरे साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया और स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद देखा कि डीएनए में एक पेंटोज शुगर पाई जाती है जिसको आप कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसी हिसाब से एक दूसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया डीएनए, ठीक है। न्यूक्लिन किसने दिया? फ्रेडरिक मिशन ने। न्यूक्लिक एसिड किसने बोला? आल्टमैन ने। बट द डीएनए नेम वाज गिवन बाय जैक्रिस। द नेम डीएनए जो डीएनए नाम है इट वाज गिवन बाय, ये किसने दिया बेटा? जैक्रिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए नाम का टर्म दिया। द टर्म वाज गिवन बाय जैक्रिस, दिस डीएनए वाज गिवन बाय जैक्रिस, दिस टर्म वाज गिवन बाय जैक्रिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करते हैं डीएनए एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो डीएनए क्या है बेटा? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। दिस इज ए पॉलीमर और दिस इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल है और ये एक पॉलीमर है। आपको पता होना चाहिए जितने भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं मोनोमर से। वो किससे बने होते हैं बेटा? मोनोमर से बने होते हैं। ऑल पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। तो यहाँ पे डीएनए भी एक मोनोमर से बना होगा, एक यूनिट होगी इसकी, जिस यूनिट को आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यू कैन से डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड रिपीट होने के बाद एक मॉलिक्यूल में असेंबल हो जाते हैं जिसको आप डीएनए कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए में देयर आर 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में सिंगल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, जबकि डीएनए में 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे द नेम डीएनए वाज गिवन बाय जैक्रिस। और डीएनए क्या है? डीएनए इज पॉलीमर ऑफ nucleotides. DNA is long chain of nucleotides or polymer of nucleotide. So you can say unit of DNA is nucleotide. तो unit of DNA is nucleotide. एक DNA मॉलिक्यूल काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो हम कहते हैं unit of DNA is nucleotide. तो डीएनए को डिटेल में बताने से पहले, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाने से पहले, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली क्या है। बेटा न्यूक्लियोटाइड एक माइक्रोमोलिक्यूल है और यू कैन से दिस न्यूक्लियोटाइड इज यूनिट ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड को समझना बहुत जरूरी है, लिसन केयरफुली। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। A single nucleotide is made up of phosphoric acid, pentose sugar and nitrogen base. इन 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉस्फोरिक एसिड। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट फॉस्फोरिक एसिड। एक चीज मैं आपको और बता दूं, न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन बेस एंड प्लस पेंटोज शुगर। फॉस्फोरस, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस को मिलाने के बाद बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है ये भी देख लीजिए। न्यूक्लियोसाइड भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियोसाइड एग्जैक्टली क्या है।
एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट नहीं होता है। अगर आप इस फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट को यहां से हटा देते हैं, खाली नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को कंसीडर करते हैं, दैट यू कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस पता चला आपको। न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट, एक एडिशनल फॉस्फेट ऐड होता है, ठीक है। अगर वो फॉस्फेट नहीं है तो आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट है तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। बाकी नाइट्रोजन बेस और दूसरा क्या है बेटा, पेंटोज शुगर, ये दोनों में कॉमन होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इज दैट क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोज शुगर से मिलकर बना है, फॉस्फेट से मिलकर बना है और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है। इन तीनों से मिलकर बना है आपका न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा, राइट? आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अगेन। लिसन केयरफुली, देखिए प्लीज ध्यान दीजिए। तो मैं आपको फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड, ये आपको समझना जरूरी है। दिस इज फॉस्फेट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट और यू कैन से दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड की वजह से जो डीएनए है उसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसलिए डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे फॉस्फेट है। फॉस्फेट के अलावा यहाँ पे पेंटोज शुगर भी होता है। पेंटोज शुगर जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। आपने पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहां पे जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे होता है OH, यहां पे, अच्छा डीऑक्सीराइबोज से पहले मैं आपको राइबोज शुगर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देखिए प्लीज, तो पहले आप राइबोज का स्ट्रक्चर देखिए। तो यहां पे OH, यहां पे H। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहां पे HOH, ये थर्ड पोजीशन पे HOH, फोर्थ पोजीशन पे, यहां पे फोर्थ पोजीशन पे होता है CH2OH and H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? राइबोज शुगर। दिस इज राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए में। एग्जैक्टली यहाँ पे HOH, CH2OH, ठीक है। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का। इज दैट क्लियर? राइबोज शुगर का एक लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है, लीनियर स्ट्रक्चर से ही रिंग स्ट्रक्चर बनता है। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पे राइबोज शुगर का एक रिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहां पे देखिए जनरली क्या होता है, HOH, अगर H ऊपर होता है OH नीचे होता है तो ये अल्फा राइबोज शुगर हो जाता है। लेकिन यहां पे OH ऊपर है, H नीचे है। देखिए आप फर्स्ट पोजीशन पे देखिए, ये पोजीशन OH की है, ये H की है, तो इसको बीटा राइबोज बोलेंगे। अदरवाइज अगर ये H ऊपर होता, OH नीचे होता तो ये अल्फा राइबोज हो जाता। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीटा राइबोज है, ठीक है। बट आपको ये ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए, दिस इज राइबोज शुगर। इसके बाद हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की। दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे OH, H, दिस इज फर्स्ट पोजीशन कार्बन, तो फर्स्ट पोजीशन कार्बन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दोनों साइड H होता है। राइबोज शुगर में H एंड OH होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे दोनों साइड पे H एंड H होता है, यहाँ पे HOH नहीं होता, यहाँ पे OH नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होता है। दिस इज H एंड दिस इज H। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो यहां पे एक ऑक्सीजन नहीं है, एक ऑक्सीजन निकल चुका है। डी ऑक्सी का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। डी ऑक्सी, डी मींस होता है एब्सेंट और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो यहां पे डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन के एब्सेंट होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट है। कौन सी पोजीशन पे बेटा? ये सेकंड पोजीशन है। ये सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन गायब हो गई, बाकी सारा स्ट्रक्चर कॉमन होगा, सेम होगा। HOH, ये CH2OH और ये यहां पे H। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज। दिस इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज। तो यहां पे डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज बोल देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहां पे सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन गायब है, जबकि राइबोज में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये यहां पे राइबोज शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज। तो मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट होता है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, और उसके अलावा डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन गायब होता है। दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट डीऑक्सीराइबोज। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। सो नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस की हम बात करते हैं। आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। एक नाइट्रोजनस बेस में डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है और दूसरे नाइट्रोजन बेस में एक सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। ध्यान दो प्लीज, लिसन केयरफुली। नाइट्रोजनस बेस, बेटा ये मेनली जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन में सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, सॉरी डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है प्यूरिन में। प्यूरिन में डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और पायरिमिडिन में सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। पायरिमिडिन में सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जबकि प्यूरिन में डबल रिंग। तो जहां पे आपको डबल रिंग दिखाई दे वो प्यूरिन है, जहां पे आपको सिंगल रिंग दिखाई दे वो क्या है? पायरिमिडिन है। तो अभी मैं प्यूरिन और पायरिमिडिन की बात कर लेता हूं। लिसन केयरफुली। हम प्यूरिन की बात करते हैं सबसे पहले। बेटा प्यूरिन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन, या कुछ लोग इसको एडेनाइन और ग्वानाइन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो एडेनिन एंड ग्वानिन ये दो आपके प्यूरिन है। इज दैट क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन। अभी एडेनिन आप समझ लीजिए, एडेनिन एग्जैक्टली है क्या? तो जैसे कि मैंने बताया प्यूरिन है, प्यूरिन का मतलब है कि दोनों डबल रिंग होने चाहिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यानी कि दोनों को सबसे पहले आप डबल रिंग बना दीजिए। प्लीज लिसन केयरफुली। दोनों को आप डबल रिंग बना दीजिए। This is double ring structure that I am going to draw here. ये पहले दोनों को आप डबल रिंग बनाइए प्लीज। सबसे पहले दोनों को आपको डबल रिंग बनाना है, ध्यान दीजिए प्लीज। ये दोनों पहले सबसे पहले डबल रिंग होंगे। इज दैट क्लियर? These both will be double ring structure. ठीक है, ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर। ग्वानाइन को भी आप डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाइए।
तो ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, लिसन केयरफुली, ठीक है। दोनों प्यूरिन है। प्यूरिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की पोजीशन देखनी है, नाइट्रोजन की पोजीशन देखनी है, लिसन केयरफुली। आपको नाइट्रोजन की पोजीशन यहां पे देखनी है कि नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरिन में नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है। मैं फिर से बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरिन में नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, ये आपको बताना पड़ता है, लिसन केयरफुली। तो प्यूरिन में नाइट्रोजन की पोजीशन मैं यहां पे लिख देता हूं, द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्यूरिन इज 1379। प्यूरिन में टोटल 4 नाइट्रोजन है यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे। तो ये पोजीशन आपको याद करनी है। प्यूरिन में जो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है 1379, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो लिसन केयरफुली। तो 1379, दिस इज फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन, दिस इज थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन, दिस इज 7th पोजीशन एंड दिस इज 9th पोजीशन नाइट्रोजन। इसको आप ऐसे आप देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, ये 6th पोजीशन। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे 7th पोजीशन, ये 8th पोजीशन और ये 9th पोजीशन, इस तरीके से आप इसको देखते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे सेम ऐसे ही, ये फर्स्ट पोजीशन होगा आपका, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन पे है नाइट्रोजन, ये 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन और 9th पोजीशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन जो है 1379, ये 4 पोजीशन है नाइट्रोजन की, 1, 3, 7 एंड 9। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन दिस केस देखिए, इसको आप मैंने घुमा दिया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन इधर से होगी, 7th पोजीशन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से। तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं है? अब यहाँ पे आपको एडेनिन एंड ग्वानिन में डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन में देखिए, एडेनिन में आपका ये जो 6th पोजीशन दिखाई दे रहा है, इस 6th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एमिनो ग्रुप। किसमें? एडेनिन में। इसलिए एडेनिन को आप क्या बोलते हैं? 6 एमिनो प्यूरिन, क्योंकि 6th पोजीशन पे यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, तो 6 एमिनो प्यूरिन इज द नेम ऑफ एडेनिन। इज दैट क्लियर? ग्वानाइन देखिए, ग्वानाइन में 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, और जो एमिनो ग्रुप होता है वो 2nd पोजीशन पे होता है। एडेनिन में 6th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है, ग्वानाइन में 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, 2nd पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है। तो ग्वानाइन को बोला जाता है 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन, इसको बोला जाता है 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। तो ये एडेनिन एंड ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो एडेनिन में 6th पोजीशन पे एमिनो है, एमिनो ग्रुप है, ग्वानिन में 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप आ गया। देखो यहाँ पे एमिनो ग्रुप था, अब यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप आ गया। इज दैट क्लियर? अब अगर यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप आ गया है तो एमिनो ग्रुप कहां चला जाएगा? 2nd पोजीशन पे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एडेनिन में ऑक्सी ग्रुप नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो एडेनिन का जो नाम हुआ वो क्या हुआ बेटा? 6 एमिनो प्यूरिन। ग्वानिन का जो नाम हुआ वो 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो ये फॉस्फेट, ये राइबो शुगर, ये डीऑक्सी राइबो शुगर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, लिसन केयरफुली, नाउ सी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, यानी कि पायरिमिडिन की बात कर रहे हैं। पायरिमिडिन में सिंगल रिंग होती है। पायरिमिडिन में बेटा सिंगल रिंग होती है, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग पायरिमिडिन। जैसे मैंने यहां पे बताया नाइट्रोजन की पोजीशन, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। प्यूरिन में नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1379। वहीं जो पायरिमिडिन में नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे होगा ये आपको पता होना चाहिए। पायरिमिडिन में जो नाइट्रोजन होगा वो होगा 1st एंड 3, 1 एंड 3 पोजीशन पे। प्यूरिन में 1379 पे नाइट्रोजन होता है, पायरिमिडिन में 1 एंड 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यूरिन में दिस पोजीशन एंड पायरिमिडिन में दिस पोजीशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे पायरिमिडिन को आपको लेके चलना है CU
इस सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। CUT मतलब कट, कट, CUT मतलब कट, कट मतलब आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये साइटोसिन, दूसरा यूरासिल और तीसरा थाइमिन। इस सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे पायरिमिडिन में एग्जैक्टली क्या होता है, पायरिमिडिन में एक सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है पायरिमिडिन में। देखिए, लिसन केयरफुली, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग ये हो गई, ऐसे इधर भी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी, ठीक है बेटा। एक बात और याद रखनी है, यहां पे आपको डीएनए के स्ट्रक्चर को आसानी से समझाने के लिए एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे 9 पोजीशन पे NH है, यहाँ पे भी इन दोनों में 9 पोजीशन पे NH है। H मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे NH लिखिए आप, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे NH लिखिए। थाइमिन देखिए, थाइमिन पे भी ऐसे ही होगा, थाइमिन का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से ऐसे ही है। तो ये सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पे डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी, यहाँ पे सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। एग्जैक्टली मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ आपको जितना एग्जाम में पूछा जाता है, सो लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे जो साइटोसिन है, साइटोसिन में दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ पोजीशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे पोजीशन आपको यहाँ से गिननी है, ठीक है। इधर से आपको पोजीशन काउंट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। ये सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। इज दैट क्लियर? अब साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन में सबसे पहले देखिए कि कॉमन क्या है। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीस थ्री स्ट्रक्चर? इन तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन होती है कि इनकी जो सेकंड पोजीशन है, देखो ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पे तीनों में एक कॉमन बात है, वो है ऑक्सी ग्रुप। ये ध्यान दीजिए प्लीज। यहां पे साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन में कॉमन चीज देखिए आप क्या है, सेकंड पोजीशन पे यूरासिल है, सॉरी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? और बाकी यहां पे ये देखिए आप, अब आप फोर्थ पोजीशन को देखिए, इसकी इनकी फोर्थ पोजीशन जो है वेरी करेगी। तो यहां पे साइटोसिन में फोर्थ पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है। इज दैट क्लियर? ये स्ट्रक्चर हो गया साइटोसिन। साइटोसिन को आप क्या बोलेंगे? 4 एमिनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन। फोर्थ पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है, यानी कि 4 एमिनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन बोलते हैं साइटोसिन को। यूरासिल को आप क्या कहेंगे बेटा? यूरासिल में यहां पे दोनों जगह पे ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सी ग्रुप होते हैं, एमिनो ग्रुप नहीं होते। तो इसको आप बोलेंगे, ये फोर्थ पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इसको आप बोलेंगे 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन। यूरासिल जो होता है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, याद रहे। यूरासिल जो है आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन बोला जाता है यूरासिल को। इज दैट क्लियर? वही थाइमिन को आप क्या बोलते हैं? थाइमिन को आप बोलेंगे, यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है, थाइमिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में अब कंपैरिजन कीजिए आप। यहां पे सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, यहां पे फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन, यहां पे सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, यहां पे फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन। तो थाइमिन और यूरासिल में ये सिमिलैरिटी है, थाइमिन और यूरासिल में ये सिमिलैरिटी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? ये फिफ्थ पोजीशन देखिए, ये सिक्स्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे ऐड होगा मिथाइल ग्रुप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यूरासिल और थाइमिन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। यूरासिल में सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है, वहीं थाइमिन में भी सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखी जा रही है यूरासिल एंड थाइमिन में। बट यहाँ पे थाइमिन में एक डिसिमिलैरिटी है। थाइमिन में एडिशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए यहाँ पे थाइमिन का जो नाम होगा 2,4 डाईऑक्सी, सेम लाइक यूरासिल, बट यहाँ पे क्या आ गया? 5 मिथाइल। बेटा 5 मिथाइल
पायरिमिडिन, 5 मिथाइल पायरिमिडिन। इज दैट क्लियर? तो यूरासिल आरएनए में है, डीएनए में केवल थाइमिन है। इज दैट क्लियर? डीएनए के पीछे एक रीजन ये भी है, एक मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, वो एक स्टेबल मटेरियल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो डीएनए और आरएनए में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो डीएनए इज मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू आरएनए। इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? डीएनए और आरएनए में आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा क्यों डीएनए एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है और क्यों आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आई विल कम टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, ये कि डीएनए जो है वो एक वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीएनए स्टेबल है इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए इतना स्टेबल नहीं है। तो डीएनए की एक स्टेबिलिटी का कारण ये भी होता है कि डीएनए के पास थाइमिन है, आरएनए के पास यूरासिल है, और यूरासिल की वजह से आरएनए थोड़ा अनस्टेबल होता है, जबकि डीएनए वेरी स्टेबल होता है। इज दैट क्लियर? तो डीएनए इज वेरी स्टेबल, क्यों? क्योंकि इसके पास थाइमिन है। आरएनए इज लीस्ट स्टेबल, क्यों? क्योंकि इसके पास यूरासिल है। अब ऐसा क्या है थाइमिन और यूरासिल में? देखिए, थाइमिन में और यूरासिल में दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कॉमन है, दोनों में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक है। थाइमिन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है बेटा, क्या है यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप। दैट इज द एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड दैट इज द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ये फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये जो मिथाइल है ये डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है। ये डीएनए में थाइमिन है, थाइमिन को स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि डीएनए में थाइमिन है, थाइमिन में मिथाइल है। मिथाइल जो है डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरासिल। अब ये यहाँ पे थाइमिन है, ठीक है? एक थाइमिन आपने और पढ़ा होगा, एक थाइमिन ऐसे भी होता है, THIA। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, एक थाइमिन ये है जो डीएनए में, एक थाइमिन ये है जो मैंने ऊपर लिखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ऊपर मैंने लिखा है ये एक विटामिन है, विटामिन B1। तो कभी कभी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो उसमें कभी भी थाइमिन की जगह थायामीन ये वाला लिख देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये थाइमिन B1 होता है और ये थाइमिन आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इसको आप थाइमिन, डीएनए वाला थाइमिन मत समझ लेना, ये B1 है, डीएनए वाले थाइमिन में Y होता है, यहाँ पे A है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? तो ये हो गया आपका प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। मैं फिर से बताता हूँ, प्यूरिन डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, पायरिमिडिन सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। प्यूरिन में नाइट्रोजन की पोजीशन 1 3 7 9, वहीं पायरिमिडिन में नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यहां पे एडेनिन का स्ट्रक्चर देखिए, एडेनिन में 6 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, दैट्स व्हाई कॉल्ड 6 एमिनो प्यूरिन। वहीं ग्वानिन में 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो एमिनो कहां चला गया? सेकंड पोजीशन पे चला गया। तो ग्वानिन में ऑक्सीजन और एमिनो दोनों है, ऑक्सी ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों है। 6 पोजीशन पे क्या आ गया? यहाँ पे 6 पोजीशन पे एमिनो था, यहाँ पे 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप आ गया और सेकंड पोजीशन पे एमिनो ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे ग्वानिन हो गया, इसलिए ग्वानिन को आप 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन बोलते हैं। वहीं पायरिमिडिन, ये तीनों ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तीनों में नाइट्रोजन की पोजीशन 1st और 3 पोजीशन पे है, ठीक है? साइटोसिन में क्या है? 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। सबसे पहले सिमिलैरिटी देखिए, तीनों में सिमिलैरिटी है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। साइटोसिन में 4th पोजीशन पे क्या है बेटा? एमिनो ग्रुप है। तो साइटोसिन को आप क्या कहते हैं? 4 एमिनो ऑक्सी पायरिमिडिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वहीं यूरासिल में और थाइमिन में दो सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे भी ऑक्सीजन है, 4th पोजीशन पे भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे थाइमिन यूरासिल से कैसे डिफर करता है? क्योंकि यहाँ पे 5th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ गया है। ये साइटोसिन और थाइमिन यूरासिल में डिफरेंस, सॉरी मैं बता रहा था आपको, यूरासिल और थाइमिन में डिफरेंस है। यूरासिल एंड थाइमिन में सिर्फ 5th पोजीशन का डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर कॉमन है। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सो लिसन केयरफुली। समझ आया आपको? नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप लोगों को ये। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका नाइट्रोजन बेस का, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का। नाउ आपको मैंने बता दिया नाइट्रोजन बेस के बारे में, बता दिया फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बता दिया। इसके बाद सुनिए मेरी बात ध्यान से, लिसन केयरफुली। इसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बाद आई विल कम टू द डीएनए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड। अनदर स्ट्रक्चर इज
न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर सुनिए प्लीज, लिसन केयरफुली। Another one structure is न्यूक्लियोटाइड। तो देखो बेटा, न्यूक्लियोटाइड को मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियोटाइड में पहले ही कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड होता है, पेंटोस शुगर होता है, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होता है। तो देखिए लिसन केयरफुली, बॉन्ड्स, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में आपको बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कभी कभी उनके बीच का बॉन्ड पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, ध्यान दो। यहाँ में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखिए, सपोज दैट न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पे राइबोस शुगर, इसको मैंने यहाँ पे राइबोस शुगर बना दिया। देखो प्लीज लिसन केयरफुली, ये हो गया मेरे पास राइबोस शुगर, दिस इज राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर में OH ऊपर होता है, H नीचे, डीऑक्सीराइबोस है बेटा। डीऑक्सीराइबोस में सेकंड पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ पे H OH और बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH2OH। ये CH2OH यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। दिस इज CH2OH। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका CH2OH को मैंने थोड़ा OH को अलग दिखा दिया क्योंकि इन दोनों में बॉन्ड बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसको मान लीजिए कोई भी आप कोई भी आप नाइट्रोजन बेस ले सकते हैं। सपोज दैट ये फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन बेस ले लिया मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ये थर्ड पोजीशन, ये सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन ये है और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ये है, ठीक है। तो बेटा ये फॉस्फेट हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ किया है, CH2OH। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ना, आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा। CH2OH, थोड़ा और मैंने बड़ा कर दिया, HOH, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है OH और ये H, ठीक है बेटा। और ये यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो ये फॉस्फेट, ध्यान दीजिएगा इसको, और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस। अगर RNA होगा तो यहाँ पे खाली आप राइबोस लेंगे, इज इट क्लियर? और ये यहाँ पे जो मैंने बनाया ये नाइट्रोजनस बेस, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा? तीनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। लिसन केयरफुली, यहाँ पे फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस के बीच में देखिए बॉन्ड कौन सा होता है। अगर आप फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब भी फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। याद रहे, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस बॉन्ड को आप कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है इसको। इज दैट क्लियर? अब यहां पे जब ये इन दोनों में बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालो। देखो OH और H, H2O। इस H2O को, एक वाटर मॉलिक्यूल को आप निकाल दें। आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे निकाल दिया है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया है इसे आप कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। एक होता है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको फॉस्फोडाइस्टर नहीं कहेंगे, ये खाली ईस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन आई विल कम टू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये ईस्टर बॉन्ड है, तो यहाँ पे
इसका OH गायब हो गया, CH2OH था, ठीक है, और यहाँ पे OH था, उसमें से एक हाइड्रोजन गायब हो गया, यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक निकल गया और तब जाके एक ईस्टर बॉन्ड बना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? ये जो ईस्टर बॉन्ड बनता है ये किसके बीच में बनता है? ये फॉस्फेट और 5th पोजीशन कार्बन। बेटा ये देखो, ये 5th पोजीशन कार्बन है, ये जो CH2 आप देख रहे हैं ना, ये 5th पोजीशन कार्बन है। कौन सी पोजीशन है? 5th पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है, फोर्थ पोजीशन ये होगा, और ये यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज 5th पोजीशन कार्बन, ठीक है। तो 5th पोजीशन कार्बन के बीच में और फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड बनना है जिसको आप ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। पोजीशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन है बेटा? ये 5th पोजीशन। 5th पोजीशन और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया फॉस्फेट और डिऑक्सीराइबोज के बीच में। मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉप बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस है, सपोज दैट आप इसको कोई पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस कंसीडर कर लीजिए। मैंने मान लिया इसको, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ उसको साइटोसिन। ये मैंने अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, या कुछ भी आप मान सकते हैं, यूरासिल, थाइमिन, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने साइटोसिन ले लिया, या आप इसको ये माने कि मैंने नाइट्रोजन बेस ले लिया। ये क्या है? एक पायरिमिडिन है। क्या है? एक पायरिमिडिन है। ये मैंने पायरिमिडिन ले लिया जो कि सिंगल हेटेरोसाइक्लिक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन का H और ये वाला OH, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे HOH ये दोनों निकल जाएंगे। ये दोनों निकल जाएंगे, यानी कि HOH अगर दोनों साइड से निकल गया तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। देखो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकला था, यहाँ पे इसका N के साथ जो H था वो H गया, और यहाँ पे जो H था वो गया। तो दोनों केस में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे? डिऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसको आप बोलेंगे बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान दीजिए, यहां पे पोजीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये किसके बीच में बन रहा है? पोजीशन बतानी है आपको। तो पोजीशन में ये फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे दो टाइप की पोजीशन बनती है। ये यहाँ पे क्या है? पायरिमिडिन है। अगर सपोज दैट यहाँ पे पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन के केस में यहाँ पे मोइटी क्या होगी? यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो किसके बीच में बनेगी बेटा? फर्स्ट एंड फर्स्ट पोजीशन। देखो ये फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन था, दिस इज फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस का। ये फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन बेस का फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन है, और ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कार्बन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन और फर्स्ट पोजीशन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर पायरिमिडिन है तो यहाँ पे बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बोला जाता है बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड नाइट्रोजन बेस। डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बन रहा है। और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पोजीशन आ जाती है, पूछ लेता है। अगर ये पायरिमिडिन होगा तो पोजीशन ये होगी, लेकिन अगर ये प्यूरिन होगा तो पोजीशन क्या होगी बेटा? इफ इट इज प्यूरिन तो पोजीशन 1 and 9 वाली पोजीशन होगी। इज दैट क्लियर? ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड में क्या है बेटा? एक फॉस्फेट है, एक डीऑक्सीराइबोज यानी कि पेंटोस शुगर, और एक नाइट्रोजन बेस। अगर नाइट्रोजन बेस पायरिमिडिन है तो 1 and 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन कार्बन एंड फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन। अगर ये प्यूरिन है तो क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर एंड 9th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। इज दैट क्लियर? और प्यूरिन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्यूरिन होगा तो फर्स्ट एंड 9, ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इस बॉन्ड को, और पायरिमिडिन होगा तो ये होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई? फॉस्फेट पेंटोस शुगर के साथ 5th पोजीशन कार्बन के साथ अटैच होगा। इज दैट क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है बेटा। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आप इसको सिंपली भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल देखिए, इसका एक हाइपोथेटिकल मैं डायग्राम बताया तो सपोज दैट दिस इज फॉस्फेट, ठीक है, और ये क्या है बेटा? 5th पोजीशन है। यहाँ पे 5th पोजीशन पे कार्बन है, और ये यहाँ पे आपका राइबोज शुगर है। ये राइबोज शुगर, ये हाइड्रोजन, ये 5th पोजीशन पे कार्बन है। ये 4th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है। 5th पोजीशन को थोड़ा आप ऊपर लेंगे। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फॉस्फेट को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये 4th पोजीशन के साथ जुड़ जाएगा। याद रहे, आप फॉस्फेट को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये लगेगा ये किसके साथ जुड़ जाएगा? 4th पोजीशन के साथ, जबकि वो किसके साथ होता है बेटा? 5th पोजीशन के साथ। तो ये 5th पोजीशन पे CH2OH है, CH2OH वाला जो कार्बन है उसके साथ अटैच है।
और इसके साथ क्या अटैच है बेटा, इसके साथ है नाइट्रोजन बेस अटैच। ये नाइट्रोजन बेस हो गया। नाइट्रोजन बेस जैसे सपोज दैट आपने ले लिया, आपने कंसीडर कर लिया पायरेंटीन, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हाइपोथेटिकली बना सकते हैं। दिस इज नाइट्रोजन बेस, दिस इज शुगर, दिस इज फॉस्फेट एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड। So this is the structure of nucleotide: phosphate, sugar and nitrogen base. Is that clear to all of you? I am going to discuss in detail about the DNA. DNA का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरी बात पे। देखो, मैंने बोला है कि डीएनए इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड आपको बता दिया। मैं आपका फॉस्फोडाइस्टर वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ये भी एक बार देख लीजिए आप। सपोज दैट इसके बाद मैं आपको फॉस्फोडाइस्टर वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये यहाँ पे पेंटोस शुगर है बेटा, ठीक है, इसको आप हाइपोथेटिकली ले लीजिए। ये पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर का डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ये दूसरा पेंटोस शुगर, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आई विल कम टू द डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये पेंटोस शुगर, ये भी पेंटोस शुगर, ये दोनों पेंटोस शुगर है। दिस बोथ आर पेंटोस शुगर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे कहीं बीच में फॉस्फेट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये फॉस्फेट 5th पोजीशन कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको हाइपोथेटिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये फॉस्फेट हो गया, ये 5th पोजीशन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इधर से ये 5th पोजीशन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और इधर से ये 3rd पोजीशन, ये 3rd पोजीशन कार्बन है। दिस इज 3rd पोजीशन, और ये दिस इज 5th पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड ये है और दूसरा ईस्टर बॉन्ड ये है। तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा? इसको आप कहेंगे दिस इज द बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। खाली ये जो बॉन्ड मैंने बताया, ये खाली अगर सिंगल है, इसको अगर आप कंसीडर करते हैं, ये ईस्टर बॉन्ड है। लेकिन अगर आप इसको भी कंसीडर कर लेते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो एक साइड से तो 3rd कार्बन एटम के साथ अटैच है, ऊपर की साइड से, नीचे की साइड से 5th कार्बन के साथ अटैच है। तो जो फॉस्फो, अगर खाली ईस्टर बॉन्ड की बात करें, खाली सॉरी मैं क्या बता रहा था आपको, फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे नीचे की साइड से 5th पोजीशन पे और ऊपर की साइड से 3rd पोजीशन पे ये फॉस्फेट के साथ ये शुगर इस तरीके से अटैच होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो देखिए, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए I am going to discuss in detail about the structure of DNA. ध्यान दीजिए प्लीज। डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। मैंने बताया एक चीज, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देता हूँ अबाउट डीएनए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपने लिख लिया होगा। डीएनए इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में 2 चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, एक राइट और दूसरी लेफ्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप ये कह सकते हैं यहाँ पे डीएनए में एग्जैक्टली क्या है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, डीएनए क्या है? डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। तो डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। तो डीएनए के यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स हैं। हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर देयर? देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड शुगर और फॉस्फेट से मिलके बने। इससे मिलके बने बेटा, शुगर एंड फॉस्फेट से मिलके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड बने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बनाने हैं।
तो डीएनए के स्ट्रैंड्स, डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो शुगर और फॉस्फेट से बने। आप ये भी कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ डीएनए, तो जो बैकबोन ऑफ डीएनए है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनाता है। लिसन केयरफुली। तो पहले आपको शुगर एंड फॉस्फेट देख लीजिए। ये यहाँ पे शुगर है जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। लिसन केयरफुली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। ये मैंने यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं फॉस्फेट है, ये यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे कहीं फॉस्फेट है, ये यहाँ पे कहीं शुगर है। तो हमारे पास बोर्ड पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी इतने ही रखते हैं। एग्जैक्टली देखो भाई, तो ये यहाँ पे शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। आप इसमें आगे भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे ही यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट होगा। इस साइड में जो शुगर होगा एग्जैक्टली क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड इसके एंटी पैरेलल होगा, राइट। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के क्या होता है बेटा, एंटी पैरेलल होता है। वन स्ट्रैंड एंटी पैरेलल टू, ये पॉइंट भी लिख लीजिए आप, एंटी पैरेलल टू अनदर स्ट्रैंड। यहां पे एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल है, ये आपको पता होना चाहिए। वन स्ट्रैंड विल बी दी एंटी पैरेलल टू दी अनदर स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर आप इसको एंटी पैरेलल बनाएंगे तो यहां पे शुगर के मॉलिक्यूल को आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए। This is sugar, this is phosphate, this is sugar, this is phosphate, this is sugar, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये 2 अपोजिट स्ट्रैंड बनाने हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पे खाली दोनों साइड शुगर फॉस्फेट बना दिया है, तो ये अपोजिट स्ट्रैंड कैसे बनेंगे, एंटी पैरेलल कैसे बनेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दिस इज थर्ड पोजिशन कार्बन। मैंने बोला कि यहाँ पे जो फॉस्फेट है, दिस इज फॉस्फेट, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो फॉस्फेट है एक साइड से थर्ड पोजिशन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और दूसरी साइड से जो बॉन्ड बनाता है, दूसरी साइड से बॉन्ड आप ऐसे ही बनाएंगे, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट करते हैं ऐसे, कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट किए दिया हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने इसको ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट किया, मैंने पहले बताया, 4th पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे 4th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है बेटा। इसको आपको ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, सपोज दैट ये 5th पोजीशन होगी। एग्जैक्टली ठीक है। इसको थोड़ा आप नीचे और ले सकते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, फिर आप सेंटर भी लो इसको ना, है ना। ये सपोज दैट मैंने फॉस्फेट ले लिया, ये फॉस्फेट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अब ये बड़ा आसान हो गया, ठीक है बेटा। थोड़ा सही से दिखाई दे रहा है, अच्छे से, ठीक इस तरीके से। तो एक जगह पे 5th पोजीशन के साथ अटैच है और दूसरी जगह पे 3rd पोजीशन के साथ अटैच है। तो सबसे पहले डीएनए के स्ट्रैंड बना लीजिए। सेम यहाँ पे अगले वाला 3rd पोजीशन के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। ये 5th पोजीशन और ये इधर 3rd पोजीशन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया सभी को? ठीक है। ऐसे आप एक नीचे 1-2 और स्टेप बना सकते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, आप बना के देखना प्लीज। इसके बाद ये यहाँ पे देखो, इसको हमने फॉस्फेट को थोड़ा इधर ले लिया, फॉस्फेट को ऊपर कर लिया, ये उल्टा कर दिया था हमने। दिस इज 5th पोजीशन, दिस इज 5th पोजीशन, दिस इज 4th पोजीशन, और यहाँ पे दिस इज 3rd पोजीशन, याद रहे, ठीक है। एक तरफ 5th पोजीशन से अटैच होगा, दूसरी तरफ 3rd पोजीशन से। तो इसको अगर आप नोटबुक को आप उल्टा भी बना के कर सकते हैं। ये जो मैंने
ऐसे किया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसको अगर उल्टा बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो नोटबुक को उल्टा करके ऐसे ही कर देना, आपका ये सेट बैठ जाएगा। एग्जैक्टली करके देखें। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा, लिसन केयरफुली, ये यहाँ पे फॉस्फेट हो गया, ठीक है। इसको आपने ऐसे अटैच कर दिया, ये 3 एंड से और 5 एंड से। तो शुगर फॉस्फेट के साथ एक साइड से 3 एंड से अटैच होती है और दूसरी साइड से फॉस्फेट एंड से। यहाँ पे आपके पास 2 स्ट्रैंड हो गए, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड वो हो गया। अब इन दोनों स्ट्रैंड को आप क्या नाम देंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, यहाँ पे थर्ड स्ट्रैंड है, इसको आप 3 एंड बोलते हैं, ये OH है यहाँ पे, इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज थर्ड एंड। एक थर्ड एंड होगा और दूसरा कौन सा होगा बेटा, दूसरा होगा 5 एंड। एक 3 एंड और दूसरा 5 एंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 एंड फ्री है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे 3 एंड फ्री है, इस तरफ पेंटो शुगर का 5 एंड फ्री है, मतलब आगे चेन नहीं बढ़ रही है। और इस तरफ 3 एंड पे, इस तरफ शुगर का, पेंटो शुगर का 3 एंड फ्री है, दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस इज 3 to 5 एंड। ये 3 to 5 एंड हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऐसे यहाँ पे होगा, ये सपोज दैट ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे होगा ये थर्ड एंड, और यहाँ पे सपोज दैट आपने ये लिया इसको, ये फिफ्थ एंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 to 5 एंड, और ये बेटा नीचे 5 है, ऊपर 3 है, ये 5 to 3 एंड। इज दैट क्लियर? तो एक तो 3 to 5 जा रहा है और दूसरा 5 to 3, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। एक 3 to 5, दूसरा 5 to 3। इज दैट क्लियर? दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। तो इसको 3 एंड और 5 एंड क्यों कहते हैं? 3 एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड एंड ऑफ पेंटोस शुगर इज फ्री, यहाँ पे फिफ्थ एंड ऑफ पेंटोस शुगर इज फ्री, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड 3 एंड एंड 5 एंड। यहाँ पे फिफ्थ एंड इज फ्री, यहाँ पे थर्ड एंड इज फ्री। तो जो पेंटोस शुगर के एंड फ्री होंगे एट द एंड ऑफ द चेन, दैट यू कॉल्ड 3 एंड और 5 एंड। अगर 5 एंड फ्री है तो मतलब आपका 5 एंड, अगर 3 एंड फ्री है तो मतलब आपका 3 एंड। ये हो गया आपका 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड मैंने ड्रॉ किए हैं, अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। डीएनए इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? तो आपको न्यूक्लियोटाइड पूरा करना है यहाँ पे, तो लिसन केयरफुली। तो वन स्ट्रैंड एंटी पैरेलल टू अनदर स्ट्रैंड। तो यहाँ पे सपोज दैट अगर वन स्ट्रैंड 3 to 5 एंड हुआ तो अनदर स्ट्रैंड क्या होगा? The another strand will be 5 to 3 end. तो यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रैंड है, 3 to 5 end and 5 to 3 end. Is that clear to all of you? अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा? Listen carefully. देखो, अब मैंने आपको बोला न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पे आप नाइट्रोजन बेस आपने ऐड कर दिया। सपोज दैट ये नाइट्रोजन बेस मैंने मान लिया एडेनिन। इसको आप हाइपोथेटिकली देखिए, हम पूरा कंप्लीट ड्रॉ नहीं करने जा रहे क्योंकि कंप्लीटली मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में समझा दिया। यहाँ पे सपोज दैट आपने ग्वाइनिन ले लिया, यहाँ पे आपने एडेनिन ले लिया। इस तरीके से ये रैंडमनेस होती है, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस फिक्स रहेगी, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस और ये पेंटोस शुगर, ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और बेटा यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो यहाँ पे मोइटी क्या होगी, यानी कि किस एंड से किस एंड पे होगा? यहाँ पे ये क्या है? एडेनिन, ये क्या है? पेंटोस शुगर। एडेनिन और पेंटोस शुगर के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, पायरिमिडिन है? ये बताओ आप। एडेनिन इज प्यूरिन और ये क्या है? आपका पेंटोस शुगर। अगर प्यूरिन होगा तो मैंने बताया पोजीशन क्या होगी? 1 to 9, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन कार्बन और ये यहाँ पे किसके साथ अटैच होगा? 9th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? और पायरिमिडिन होता है तो क्या होता है बेटा? फर्स्ट टू फर्स्ट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन इस साइड क्या होगा फिर? थाइमिन। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे एडेनिन होगा, एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? थाइमिन के साथ। आपने पहले भी पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में। और अगर ग्वाइनिन इस साइड है तो इस साइड क्या होगा बेटा?
इस साइड होगा साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डैश डैश करके ही दिखाएंगे आप, दैट विल बी वेरी करेक्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो नाइट्रोजन बेस को कनेक्ट कर रहा है, और या ये कह सकते हैं आप दो स्ट्रैंड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये एडेनिन हो गया, तो इस साइड क्या होगा बेटा? थाइमिन, क्योंकि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हमेशा थाइमिन के साथ बनाता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि दिस इज ए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये आप देख रहे हैं, ये एडेनिन, ये आपका पेंटोस शुगर, ये फॉस्फेट, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड। मैंने सर्कल कर दिया, और ऐसे ऐसे ऊपर देखो, ये पूरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी साइड में न्यूक्लियोटाइड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये न्यूक्लियोटाइड की चेन अपने आप को हाइड्रोजन बॉन्ड से बांध के रखती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, ये बीटा ग्लाइकोसिडेज लिंकेज होती है नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो 1 to 9 पोजीशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है बेटा? प्यूरिन है या पायरिमिडिन है? ये भी प्यूरिन है। सपोज दैट इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना? ये क्या है? थाइमिन क्या होता है? पायरिमिडिन है, और पायरिमिडिन और नाइट्रोजन बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, लेकिन पोजीशन क्या होगी? 1 to 1, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और ये जो बॉन्ड है, ये कंप्लीट बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड मैं बता रहा हूँ आपको, दिस बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। एक ईस्टर बॉन्ड ये रहा, दूसरा ईस्टर बॉन्ड ये रहा, दोनों कंबाइन करके आप क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये लेबलिंग याद रखना। खाली एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है ना? दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। डाई मतलब दो, ईस्टर मतलब दो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरी लेबलिंग वगैरह ये मैंने सब बता दी। एक एंड 3 to 5 एंड होता है, दूसरा 5 to 3 एंड होता है। अब यहाँ पे डीएनए में एग्जैक्टली क्या है? डीएनए में एडेनिन डबल बॉन्ड विद थाइमिन ऑलवेज फॉर्म, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन, इट इज ऑलवेज फॉर्म। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको चेरगोफ लॉ। डीएनए के स्ट्रक्चर से एक लॉ निकल के आता है। दिस लॉ वाज गिवन बाय चेरगोफ। दिस इज कॉल्ड चेरगोफ लॉ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज चेरगोफ लॉ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद मैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की बात करूंगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके बाद आई विल कम टू द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। इसके बाद है चेरगोफ लॉ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। चेरगोफ लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। दिस लॉ वाज गिवन बाय इरविन चेरगोफ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इरविन चेरगोफ। उन्होंने इस लॉ को दिया जिसको आप कहते हैं चेरगोफ लॉ। सो लिसन केयरफुली। सो दिस लॉ was given by a scientist जिनका नाम था इरविन चेरगोफ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम इरविन चेरगोफ था, उन्होंने ये चेरगोफ लॉ दिया। चेरगोफ लॉ के अकॉर्डिंग एक डीएनए में जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पायरिमिडिन होते हैं। फिर से सुन लीजिए, चेरगोफ लॉ के अकॉर्डिंग एक डीएनए में जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पायरिमिडिन होते हैं। ये है चेरगोफ लॉ। लिसन केयरफुली। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a DNA में number of purine is equal to number of pyrimidine। एक डीएनए में नंबर ऑफ प्यूरिन नंबर ऑफ पायरिमिडिन के बराबर होते हैं।
एक डीएनए में जितने प्यूरिन होते हैं और उतने ही पायरिमिडिन होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये है चेरबोफ लॉ। दिस लॉ क्या कहता है? ये लॉ नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। समझ आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्यूरिन क्या है बेटा? जैसे एडेनिन है प्लस ग्वाइनिन है इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हैं। एडेनिन एंड ग्वाइनिन दोनों प्यूरिन है, साइटोसिन एंड थाइमिन दोनों पायरिमिडिन है। तो जितने एडेनिन एंड ग्वाइनिन है उतने ही साइटोसिन एंड थाइमिन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन भी होंगे और जितने ग्वाइनिन होंगे उतने ही साइटोसिन भी होंगे। तो ग्वाइनिन के नंबर साइटोसिन के बराबर होते हैं, एडेनिन के नंबर थाइमिन के बराबर होते हैं, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन है। एडेनिन होगा तो थाइमिन भी होगा, तो एडेनिन के नंबर थाइमिन के बराबर और जितने ग्वाइनिन है उतने साइटोसिन है। ग्वाइनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के। तो जितने ग्वाइनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जितने एडेनिन उतने ही थाइमिन, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। इज दैट क्लियर? साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है ग्वाइनिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितने एडेनिन उतने ही ग्वाइनिन, जितने साइटोसिन उतने ही थाइमिन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। और एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इक्वल टू 1। अगर ये दोनों बराबर है तो आप एक इक्वेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं चेरबोफ लॉ के अकॉर्डिंग a प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये भी आप कह सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? इसके अलावा यहाँ पे ये हो गया चेरबोफ लॉ। ये चेरबोफ लॉ इतना ही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक दो पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लिसन केयरफुली। ये उम्मीद करता हूँ आपने डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। लिसन केयरफुली। ध्यान दीजिए प्लीज। एक तो ये होगी, अगर हम बात करें a प्लस टी की और c प्लस जी की, यह कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन ये दोनों प्यूरिन एंड पायरिमिडिन है। एक बात और याद रखना, हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। प्यूरिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एडेनिन प्यूरिन है, थाइमिन पायरिमिडिन है, तो प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है। प्यूरिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे a प्लस टी की अगर हम बात करें और c प्लस जी की अगर हम बात करें, देखो अगर आप इसको ऐसे लेते हैं, सपोज दैट a प्लस टी अपॉन c प्लस जी। यहां पे मैंने बोला था कि a प्लस जी अपॉन c प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये हमेशा वैल्यू बराबर रहती है। लेकिन अगर आप दोनों प्यूरिन और पायरिमिडिन को अलग अलग करके देखो तो आपको रेशियो स्पेसिफिक मिलेगा। ये जो रेशियो है ये एक स्पेसिफिक रेशियो होता है बेटा। स्पेसिफिक रेशियो फॉर ऑल स्पीसीज, फॉर एवरी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें ये वाला जो रेशियो है a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी इज स्पेसिफिक। अगर हम रेशियो की बात करें a प्लस जी अपॉन सी प्लस टी तो रेशियो 1 होगा, दैट इज 1 फॉर ऑल। इज दैट क्लियर? जितनी भी स्पीसीज है सबके लिए वो बराबर ही होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी ये हर स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इस रेशियो की जो वैल्यू है a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है दैट इंडिकेट कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर ये रेशियो है a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 1 आती है तो ये शो करता है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। वैल्यू लेस देन 1 प्रोकैरियोटिक सेल है, वैल्यू मोर देन 1 यूकैरियोटिक सेल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे एक वैल्यू आती है इसकी 0.92, ये किसकी वैल्यू है? ई कोलाई की। ई कोलाई में ये रेशियो इतना होता है 0.92, ये फिक्स होता है हर स्पीसीज के लिए। इस रेशियो को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज है। आपको पास सिर्फ कभी कभी एग्जाम में ये दिया होगा आपको कि रेशियो गिवन होगा, आपको बताना कौन सी स्पीसीज का रेशियो।
अगर सपोज दैट 0.92 है तो ये इकोलाई का ही रेशियो है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देख लीजिए 1.52, ये किसका रेशियो होता है? ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन की जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, हमारी सेल्स यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा। रेशियो कम है 0.92, इकोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, रेशियो ज्यादा है 1.52, ह्यूमन बीइंग एक यूकैरियोटिक सेल ज्यादा इसमें कंसीडर की जाती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका अबाउट स्पेसिफिक रेशियो। आर यू गेटिंग और नॉट? एक चीज मैं आपको और बता देता हूं लास्ट, हमेशा G plus C is higher than A plus T. G plus C is higher than A plus T in case of prokaryotic cell. एक prokaryotic cell में in case of prokaryotic cell G plus C हमेशा ज्यादा होता है। एक eukaryotic cell में एक condition अपोजिट है। eukaryotic cell में A plus T more than G plus C, ये eukaryotic cell की condition है। ठीक है बेटा, this is in case of eukaryotic cell. Is that clear to you? तो प्रोकैरियोटिक सेल में G plus C more than A plus T, यूकैरियोटिक सेल में A plus T more than G plus C। जितनी ज्यादा डीएनए में G plus C की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा डीएनए थर्मोस्टेबल होगा। एक प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए एक यूकैरियोटिक सेल के डीएनए से ज्यादा थर्मोस्टेबल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल में G plus C की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा G plus C की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा डीएनए थर्मोस्टेबल होगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए ज्यादा थर्मोस्टेबल होता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ G plus C। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ G plus C। G plus C की हायर कंसंट्रेशन क्या होती है? रिजल्ट टू थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। डीएनए में G plus C की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डीएनए थर्मोस्टेबल होगा। आर यू गेटिंग और नो? सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज ऑल अबाउट चेरगोफ लॉ ऑफ डीएनए। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट, आई विल डिस्कस अबाउट डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। सो लिसन केयरफुली, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए।